Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect all of you are doing absolutely well. So today we are going to start with digital auditing and assurance. डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टार्ट कर रहे हैं हम क्योंकि हम अब नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे टेक्निकल स्टैंडर्ड हैं SAE, SRS एंड SRE। वो तीनों चैप्टर अभी हम ये नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर करने के बाद कवर करने वाले हैं क्योंकि अभी हमने इतने सारे स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं तो ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा एक टेक्निकल लैंग्वेज में हो गया सारा कुछ। एंड उस एक ऑरा से बाहर निकलने के लिए मैंने आपको नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर पहले कवर करवाने हैं एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही सारे हमारे नॉन स्टैंडर्ड चैप्टर ख़त्म होते हैं हम वो 3 टेक्निकल स्टैंडर्ड्स भी कवर कर लेंगे, SAE, SRS, SAE एंड उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स एंड देन वी आर डन विद द ऑडिट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। बट अभी कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं क्या हम डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस छोड़ दें, तो ऐसा मत करना, ठीक है। ये वो चैप्टर है दैट चैप्टर कुड गिव यू एन एज ओवर अदर्स। जस्ट लाइक कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या सोचते इतना बड़ा चैप्टर है, अरे छोड़ो, और वैसे भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स आते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है। बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको इसको मैक्सिमम समझा दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कराने की कोशिश करूँगी मैं, ओके। एंड ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि हमें ये करना क्यों चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको न्यूली एडेड किया है। पॉइंट नंबर 2, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 मार्क्स तक का इंस्टीट्यूट इंक्लूड करता है हमारे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में, ओके। जब डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात आती है तो मैंने यहाँ पर आपको बताया ये 4 मार्क्स का कवर करता है, मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 70, ओके। 70 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है एंड इट बिकम्स अप्रॉक्सीमेटली 5.7 something% विच बिकम्स ए सब्सटैंशियल परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। क्या स्टैंडर्ड के केसेस में होता है। अकॉर्डिंगली दिस इज द मेन रीजन एज टू व्हाई दिस चैप्टर शुड बी डन एंड आई नेवर advocate, I never recommend you to leave this chapter. So let's proceed with the chapter. जो समझ में आए समझ लेना, जो नहीं समझ में आया उसको याद कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस इसको बहुत आराम से करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसको ये समझना ऑब्वियस है नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि ये हमारी फील्ड का इतना रेलेवेंट टेक्निकल वर्ड्स हमारी फील्ड के नहीं हैं। तो कुछ जैसे हमारा ये ऑटोमेशन, RPA, AI, ठीक है, जितना जर्नल लोगों को पता होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें पता हो सकता है, बट हम वो IT लेवल वाले जो बंदे होते हैं उस तरह की एक्सपर्टाइज हमें इस चैप्टर पर नहीं आ सकती। जो इनहेरेंट लिमिटेशन है हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। जो समझ में आए समझ लेना, जो नहीं समझ में आए याद कर लेना, दैट्स इट। चलो एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट एंड ऑडिटिंग डिजिटली। देन वी विल अंडरस्टैंड द IT environment, then identifying the risk arising from usage of IT, cyber risk, emerging technology, automation in RPA and AI, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी थोड़ा सा कंटेंट दिया हुआ है। देन कंट्रोल कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में कवर करने वाले। लेट्स प्रोसीड विदाउट एनी डिले। तो डिजिटल ऑडिट, इसमें आपको एक चीज़ और इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो मैं आपको कीवर्ड मार्क करवाऊँ वो कीवर्ड मार्क करके चलना, ठीक है। बस उतना ही कीवर्ड मार्क करना और जैसे जैसे मैं याद कराऊँ आपको रिवीजन भी उसी फ्लो में करना है। और बेटर रहेगा कि आप मेरे बताने से पहले, मतलब प्रैक्टिस सेशन में जब हम रिकॉल करते हैं उससे पहले पूरा रिवाइज खुद ब खुद कर लो, ठीक है। एक बार खुद से जब रिवाइज कर लोगे तो हमारा जब हम प्रैक्टिस सेशन में वो सारे रिकॉल करने के लिए बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत अच्छी सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है। डोंट मेक दिस मिस्टेक कि यहाँ पर पढ़ लिया, याद कर लिया, उसके बाद में आपने बुक नहीं उठाया। प्रैक्टिस सेशन में रिकॉल करने से पहले एक बार ज़रूर से आप इसको रिकॉल कर लिया करो। सो व्हाट इज़ डिजिटल ऑडिट? डिजिटल ऑडिट इज़ प्लेसिंग एश्योरेंस, हम अपना रिलायंस प्लेस कर रहे हैं ऑन व्हाट, ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द IT सिस्टम,
on the effectiveness of the IT system. We are placing our assurance on the effectiveness of the IT system. This is digital audit. Point number 2 जो आपको मार्क करना है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई गैप्स एंड रिस्क फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड टू इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस. ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई gaps and risk to continuous improvement and to ensure regulatory compliance, then to build trust with the stakeholders. ये 5 वर्ड्स जो मैंने कीवर्ड्स आपको मार्क कराए हैं, बस इस कीवर्ड्स के अलावा आपको कुछ ना याद करना है ना लिखना है. चलो मेरे साथ पढ़ो. डिजिटल ऑडिट इज point number 1, placing assurance on the effectiveness of IT system. Point number 2, it helps to identify gaps and risk for continuous improvement. 3, to ensure regulatory compliance. And 4, to build trust with the stakeholders. Okay, digital audit is placing assurance on the effectiveness of the IT system. It helps in identifying gaps and risk for continuous improvement and to ensure regulatory compliances, and then to build trust with the stakeholder. Come with me. Digital audit is an assurance on the effectiveness of IT system to identify gaps and risk for continuous improvement, to ensure regulatory compliances, and to build trust with the stakeholders. Again, come with me. Digital auditing is a placing assurance on the effectiveness of IT system to identify gaps and risk for continuous improvement, to ensure regulatory compliances, and to build trust. Okay, let's move forward. Key features of auditing digitally. Key features of digital audit, not auditing digitally, that is a separate concept. Okay, key features of digital audit. Digital audit to embrace the latest technological advancement and provide confidence to the auditee to stay updated in a constantly evolving environment, leads to more reliable audit report. Digital audit से हमें we will becomes more technology savvy, and हमें क्या होगा, हमारा confidence boost होगा to stay updated in the constantly changing environment, and हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे and हमारी ऑडिट रिपोर्ट अकॉर्डिंगली मोर रिलायबल हो जाएगी. इट ऑल्सो हेल्प्स us by saving us our time, cost and effort. It also helps to standardize process. Then it helps organization to gain more comprehensive overview. And there is a future for digital strategy that paves way for adopting new technology and then make more informed decision. ठीक है, डिजिटल ऑडिट करके ये इतने जनरल पॉइंट है, मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप इसको अकॉर्डिंगली फ्रेम कर सकते हो. मैं ये सारे कीवर्ड आपको याद करा दूंगी, डोंट ना वरी फॉर दैट. की फीचर्स, ठीक है, की फीचर्स पहले तो हमें टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है. इट हेल्प्स अस टू स्टे अपडेटेड इन अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट. एंड दूसरी पॉइंट था कि हमें मोर रिलायबल ऑडिट एविडेंस मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट दे पाएंगे. सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट, ये हमारा टाइम भी सेव करेगा, हमारी कॉस्ट भी और ह्यूमन एफर्ट भी हमारे मिनिमम लगेंगे. देन स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है हमें. देन it helps create a future for digital audit. It helps to create a future for digital audit and paves way for new technologies such as AI, robotics, usage or analytics and automation. Then it helps to make informed decisions. So these are the key features. एक informed decision हम बना पाएंगे. इसको मैंने एक एक्रोनिम दी है, टाइम्स. What are the features of key audits? Times, TIMESS के ऊपर लगा दो स्क्वायर, because it's 2 times. Times is 2 times. Time का S 2 times. Okay. So T for technological advancement, I for informed decision, M for more reliable audit report, E for efficient end-to-end understanding, means the comprehensive overview of end-to-end process and how technology are utilize, control and optimize.
how technologies are UCO utilized, controlled or optimized as for saving in cost, time and effort and as for standardized process. Again times यूको मैंने कहाँ से लिया था, इसको यहाँ पर मार्क कर लो. हाउ टेक्नोलॉजीज आर यूटिलाइज्ड, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज यूको. ठीक है. मोर कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू टू एंड प्रोसेस, मोर कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू ऑफ एंड टू एंड प्रोसेस and how technology are utilized, control and optimized. Again come with me. Times T for technological advancement, I for informed decision, M for more reliable audit report, E for end to end understanding, comprehensive overview of end to end understanding, and it helps how technologies are UCO utilized, control and optimize. Then S for saving in time, cost and human effort, S for standardized process. S for time saving in time, cost and human effort and standardized process. Again times T for technological advancement, I for informed decision, M for more reliable audit evidence, E for end to end understanding, more comprehensive understanding, and how technology UCO utilize, control and optimize. S for saving in time, cost and human effort and standardized process. Okay, this becomes the feature of digital audit. अगर नहीं याद हुआ then pause the video and recall times, then move forward. एडवांटेज ऑफ डिजिटल ऑडिट, इसका बेनिफिट क्या है, क्या एडवांटेज है? इट हेल्प्स इन डूइंग इफेक्टिव ऑडिट एंड इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू गिव मोर एफिशिएंसी. ठीक है, क्योंकि हमारा एक तो टाइम बच रहा है, कॉस्ट बच रही है, एंड हमारा टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी बच रही है, ह्यूमन एफर्ट भी हमारे सेव हो रहे हैं. तो इट हेल्प्स आवर एफिशिएंसी एज वेल एज इट प्रोवाइड quality audit which enhance the effectiveness of audit. Then better audit quality, जब quality increase होगी, जब हम digital audit करेंगे तो वहाँ पर गलती होने के chances कम रहेंगे, तो हमारी audit quality increase हो जाएगी. Then lower cost कम से कम लगेगी, because हमारे जो मैनुअल एफर्ट्स होते हैं वो कई बार जो ऑडिट टीम का एफर्ट्स वगैरह लगाते हैं वो कई बार काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं. बट अगर वही काम हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से करते हैं तो उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है. देन बेटर एनालिटिक्स, कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन को जज करने के लिए, कोई भी इवेंट ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए, कोई पॉसिबल फ्रॉड या एरर को डिटेक्ट करने के लिए, या पास्ट पैटर्न जो हम अपनी SA 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर्स में लगाते हैं, वो सारे एनालिटिक्स को हमें कंपेयर करने के लिए, बजट और स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करने के लिए हमें बेटर एनालिटिक्स कौन प्रोवाइड करता है? व्हेन वी आर डूइंग वर्क विद द टेक्नोलॉजी. देन इम्प्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, हमारा रिस्क असेसमेंट भी इम्प्रूव हो पाएगा, बिकॉज वी आर डूइंग डिजिटल ऑडिट. ओके, सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट? यहाँ पर कीवर्ड लिखो बाइबल. ठीक है, डिजिटल ऑडिट की एडवांटेज क्या है? बाइबल. डिजिटल ऑडिट के की फीचर्स क्या थे? टाइम्स. डिजिटल ऑडिट क्या था? डिजिटल ऑडिट मैंने आपको पढ़ाया था, इफेक्टिवनेस ऑफ IT सिस्टम इम्प्लीमेंटेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई गैप्स एंड रिस्क फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एंड टू इंश्योर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू बिल्ड ट्रस्ट. उसके बाद में की फीचर्स क्या थे? टाइम्स. T for technological advancement, I for informed decision, M for more reliable audit evidence, E for end-to-end understanding, comprehensive overview, utilized, controlled and optimized. S for standardized process, S for saving in time, cost and other human efforts. Saving in time, cost and human efforts. Now advantage क्या है? Bible. B for better audit quality. Now it's fine. B for better audit quality, I for improved risk assessment, again B for better analytics, L for lower cost, E for enhanced efficiency and effectiveness. Come with me, Bible. B for better audit quality, B for better audit quality, I for improved risk assessment, again B for better analytics, E for L for lower cost, E for enhanced effectiveness and efficiency. Come with me again fast. B for better audit quality, I for improved risk assessment, again B for better analytics, L for lower cost, E for enhanced efficiency and effectiveness. Now considerations and challenges of digital audit. What are the considerations you need to
taken into account and what are the challenges that you may face in the digital audit. ठीक है, इसकी बात हो रही है. तो some consideration that the organization should keep in mind using digital techniques and automation. ये जर्नल क्वेश्चन है. डिजिटल टेक्निक्स एंड ऑटोमेशन, इसको पहले मार्क करो. ठीक है, डिजिटल टेक्निक्स एंड ऑटोमेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए. सो लेट्स begin with the first one. Know what benefit the organization wants what business benefits the organization wants to achieve with automation. automation से business क्या benefit लेना चाहता है. ठीक है, क्या ऐसा benefit है जो डिजिटल ऑडिट से automation से business लेना चाहता है. वो benefit तो पहले पता करो. That's why the keyword is business benefit. Know what business benefit. Okay, what business benefit in fact, इतना मार्क कर लो. Then think people first and do not underestimate change is difficult. सबसे पहले उन लोगों के बारे में सोचो जिसको आपने इंटेंडेड यूज़र कह सकते हैं. ठीक है, मतलब जिसको आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है उन लोगों के बारे में सोचो. एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट कि चेंज डिफ़िकल्ट है. चेंज होना कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. जस्ट अभी कुछ टाइम पहले जहाँ पर हम 2G के साथ रहते थे, अब हमें 5G भी कभी कभी स्पीड स्लो लगती है. ठीक है, और इंटरनेट के बिना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता कि हम रह भी सकते हैं या नहीं. ठीक है, तो थिंक पीपल फर्स्ट एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट चेंज डिफ़िकल्ट. चेंज डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस अडॉप्ट होना चाहिए. देन टारगेट द राइट प्रोसेस. दिस इज़ अ की फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेशन. राइट प्रोसेस होनी चाहिए फॉर सक्सेसफुल ऑटोमेशन. अगर प्रोसेस ही गलत है देन यू वॉन्ट बी एबल टू implement a successful automation. Then automation is not a standalone solution and should be part of broader digitalization strategy. जो आपका broader digitalization strategy है उसका part है. It is not going in isolation. It is not a standalone solution. broader digitalization जो आपने पूरी organization में किया हुआ है, automation तो सिर्फ उसका part है. ठीक है, then ensure that the process work and it standardized before automating market. process work, ensure that the process works. आपकी जो भी process है वो आप work करती है and it standardized before automating. bots do not easily adopt to process change. bot easily इतना process change adopt नहीं करते. so ensure the process works and it is standardized before automation. Then automation induce new challenges for organization. Don't forget about governance and data security risk. Okay, governance and data security risk हमेशा रहता है. कोई हैकर आ गया या कुछ और हो गया, आपका सिस्टम हैक हो गया या आपका डेटा करप्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है. तो आप ये सारे रिस्क पहले से अज्यूम करके चलो. न्यू चैलेंजेस है ये फॉर ऑर्गेनाइजेशन. डोंट फॉरगेट अबाउट इट. ओके, सो व्हाट आर द कंसिडरेशंस एंड चैलेंजेस. BPR. ठीक है, BPR क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच का जो ब्रिज होता है वो होता है BPR. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर BPR को डिजिटल ऑडिट से कनेक्ट कर दिया है. व्हाट शुड वी कंसिडर? वी शुड कंसिडर BPR स्क्वायर. BPR. ठीक है, सो BPR क्या है? BPR इज BPR. हाउ इट वर्क्स. बिजनेस बेनिफिट्स. व्हाट बिजनेस बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव. P for people first and do not underestimate changes difficult. R for right process. Okay, BPR. Target the right process. Then again BPR. B for broader digitalization strategy का part है. It is not going in isolation. Then P for process work. Process work पे अपना भरोसा रखो. It is standardized before automating. और ये इंश्योर करो कि हमने उसे ऑटोमेट करने से पहले एक स्टैंडर्डाइज वे में बना दिया है. ओके, देन R फॉर रिस्क. रिस्क हमेशा रहेगा. डोंट फॉरगेट अबाउट इट. करप्शन हो सकता, आपका डेटा करप्ट हो सकता है, आपका डेटा हैक हो सकता है. सो बिफोर ऑटोमेशन कंसिडर दिस रिस्क ऑफ सॉवरेन रिस्क, या जो आपका सिक्योरिटी रिस्क कह सकते हैं इन द मोस्ट जनरल लैंग्वेज. इसको सिक्योरिटी रिस्क कहा जा सकता है.
ठीक है। सो BPR, बिजनेस बेनिफिट प्रोसेस फर्स्ट, R for right process, business benefit process first, right process. Again BPR, broader digitalization strategy का पार्ट है। P for process work, इंश्योर करो कि वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस आपने बना दिया है। देन R for risk, रिस्क के बारे में बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि आपके 2 रिस्क हमेशा रहेंगे, आपका डेटा करप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली द कंसिडरेशंस एंड चैलेंजेस कंप्लीट होता है। नाउ एरियाज ऑफ फोकस could include understanding of the following. Areas of focus could wait कितने पॉइंट्स हैं? 3 ही पॉइंट्स हैं, तो ठीक है, हम 3 पॉइंट यहीं पर ही कवर कर लेते हैं। So auditor will obtain understanding of the management, implementation and oversight of new technology, will perform procedure to understand the changes to the company's business. So what are the areas of focus that should include understanding of the following? What should we understand? We should understand new technology change or changes to existing process due to new technology, new activities or changes to existing process, new activities or changes to existing process due to new technology. Again come with me, new activity change or changes to existing process due to new technology, changes in the way the entity system are developed and maintained, changes in the way the entity system are developed and maintained, changes in the way the entities system are developed and maintained. Impact the new technology is how the organization obtains or generates and uses relevant quality information to support the functioning of internal control. Impact the new technology as how the organization obtains or generates and uses relevant quality information to support the functioning of internal control. Okay, to support the functioning of internal control. Again come with me. New activity changes to existing process, new activity or changes to existing process, then changes in the way the entity system are developed. जैसे आपका सिस्टम डेवलप है उसी वे में आपको चेंज भी करना चाहिए। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उस फ्लो में आपने चेंज नहीं किया तो इट माइट हैपन कि आपका जो प्रॉपर फ्लो है वो फॉलोअप हो ही ना पाए और आपका चेंज ईजी की जगह डिफ़िकल्ट हो जाए। And maintain whether these changes introduce new risk and require new control to respond to those risks. क्या आपकी न्यू चेंज मतलब चेंज लाने की वजह से आपके जो कंट्रोल्स हैं वो वीक हो गए हैं, क्या आपको दूसरे कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, क्या ये आपके न्यू चेंजेस कुछ न्यू रिस्क लेकर आए हैं, ऐसा आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो चेंज द वे द रिस्क द इंटायर सिस्टम आर डेवलप्ड एंड वेदर दीज चेंजेस इंड्यूस new risk and new controls to respond to those risks. Then impact of the new technology as to how the organization obtain, generate or use the relevant quality information to support the functioning of the internal control. This impact the new technology as how the organization obtain, generate and use relevant quality information to support the functioning of the internal control. ठीक है, here we have completed the audit, digital auditing, नहीं डिजिटल ऑडिट। ठीक है, डिजिटल ऑडिट क्या पढ़ा था हमने? डिजिटल ऑडिट में क्या पढ़ा था? डिजिटल ऑडिट इज प्लेसिंग एश्योरेंस ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ IT सिस्टम, देन टू आइडेंटिफाई गैप्स इन रिस्क फॉर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड इंश्योर रेगुलेटरी कंप्लायंसेस टू बिल्ड ट्रस्ट विद देयर स्टेक होल्डर। की फीचर्स क्या थे? टाइम्स स्क्वायर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, M फॉर मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, E फॉर एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग, मोर कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू, U को यूटिलाइज, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइज्ड, देन S फॉर सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट, S फॉर स्टैंडर्डाइज प्रोसेस। देन एडवांटेजेस में हमने पढ़ा था बाइबल, B फॉर बेटर ऑडिट क्वालिटी, I फॉर इम्प्रूव्ड रिस्क असेसमेंट, B फॉर बेटर एनालिटिक्स, L फॉर लोअर कॉस्ट, E फॉर इनहांस इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद कर लो, इसके अंदर में आप बना कर लिख सकते हो आराम से, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट पॉइंट्स आपके सही होने चाहिए। कंसिडरेशंस एंड चैलेंजेस, BPR, बिजनेस बेनिफिट, P फॉर पीपल फर्स्ट एंड राइट प्रोसेस, देन अगेन B फॉर ब्रोडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रैटेजी, ऑटोमेशन ब्रोडर डिजिटलाइजेशन स्ट्रैटेजी का पार्ट है, प्रोसेस वर्क्स एंड उसको एक स्टैंडर्डाइज वे में आप डिज़ाइन कर लो, देन गवर्नेंस एंड डेटा रिस्क आप एज्यूम करके चलो। ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट इट।
न्यू फोकस एरिया के बारे में बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी और चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग प्रोसेस ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन द वे द एंटिटी सिस्टम आर डेवलप एंड इम्पैक्ट द न्यू टेक्नोलॉजी. So here we have completed digital audit. Now the another concept is auditing digitally. In many parlance ऑडिटिंग डिजिटली और डिजिटल ऑडिट सेम हो सकता है, बट चूंकि इंस्टीट्यूट ने ये अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए हैं तो हम इसको अलग अलग ही समझेंगे और अलग अलग ही पढ़ेंगे. ठीक है, जो लाइन इंस्टीट्यूट ने यूज़ करी है हम एग्ज़ाम में भी वही लाइन एग्जैक्टली उन्हीं वर्डिंग्स में लिख कर आएंगे. इसलिए मैंने पहले बोला था जो समझ में आए समझ लो, जो नहीं समझ में आए उसको याद कर लो. तो अगर ये समझ में आता है तो ठीक, और नहीं आता है तो याद कर लेना. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लेट यू नो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली. अभी डिजिटल ऑडिट में क्या था कि हम जो उस एंटिटी का प्री इंस्टॉल्ड प्री इम्प्लीमेंटेड सिस्टम है हम उस पर अपना एश्योरेंस प्लेस कर रहे थे. बट ऑडिटिंग डिजिटली में क्या हो रहा है, यूजिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट. using advancement in technology for conducting an effective and efficient audit. Using advancement in technology for conducting an effective and efficient audit मतलब जो हम ऑडिट कर रहे हैं अपनी ऑडिट के बारे में हम बता रहे हैं किसको, हम ऑडिट के बारे में मैनेजमेंट को बता रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली हम अपने ऑडिट में क्या क्या एडवांसमेंट हम यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, मतलब उसमें हम एंटिटी के आईटी सिस्टम पर अपना एश्योरेंस प्लेस कर रहे थे, बट इसमें ऑडिटिंग डिजिटली में हमारा सिस्टम है जिस पर हम अपना एश्योरेंस प्लेस कर रहे हैं या अपना हमारा खुद का लगाया हुआ सिस्टम है. ओके, दिस इज़ ऑडिटिंग डिजिटली. बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है, सिर्फ इन वर्ड्स के बेसिस पर मैंने डिफरेंस निकाला है क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने लिखा है हमें वही समझना पड़ेगा. अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो इसको रट लो. क्या रटना है, फॉर कंडक्टिंग एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट. फॉर कंडक्टिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट हमें क्या करना है, इट इज़ यूजिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट. अगेन कम विथ मी, इज यूजिंग एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर कंडक्टिंग एन efficient and effective audit. Again, digital audit is auditing digitally. ठीक है, it's auditing digitally is using advancements in technology for conducting an effective and efficient audit. Then CAF को क्या करना है, it's time to digitize the way the audit is delivered through automation and innovation. Undoubtedly, it's time to digitize the way we done automation and innovation. There are new technologies to help capture data, automate process, analyze information, focus on the real risk. Capture data, automate procedure, analyze information and focus on the real risk. Capture data, automate procedure, analyze information and focus on the real risk. Okay, again come with me. Capture data, automate procedure, analyze information. Capture data, automate procedure, analyze information, focus on the real risk. Okay, there are new technologies to help capture data, automate procedure, analyze information, focus on the real risk. Capture data, automate procedure, analyze information, focus on the real risk. तो ये 4 keywords हैं यहाँ पर जो आपको देखकर चलने हैं. There are new technology to help 1. Capture data, automate procedure, analyze information, focus on the real risk. So let's proceed to another part. यहाँ पर कुछ expectations, if you want you may read it. यहाँ पर अगर आप चाहो तो इतना मार्क कर लो. Investment in technology helps across the profession has a largely focus on develop. और यहाँ पर AI and drones का कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया है. AI and drones can have a bigger impact on our ऑडिट प्रोसीजर्स. AI एंड ड्रोन कैसे हमें हेल्प कर सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ड्रोन की हेल्प से फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अपने काफ़ी सारा जो हमारे ऑडिट टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं इन अ मोर डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव वे एंड विद इन लेस टाइम. और हमारी सेविंग इन कॉस्ट एंड हमारे एफर्ट्स भी काफ़ी सेव होंगे. देन
इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन इवॉल्विंग द स्कोप ऑफ ऑडिट। बस इतना यहाँ पर आप मार्क कर लो, इतना इफ़ यू वांट यू मे रीड इट। ओके, बाकी जो इम्पॉर्टेंट है वो तो मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ। देन की फीचर्स और एडवांसमेंट ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था की फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट। की फीचर्स क्या थे, टाइम्स स्क्वायर, एडवांटेजेस क्या थे, बाइबल। ठीक है, की फीचर्स थे टाइम स्क्वायर, एडवांटेज से बाइबल। बट अभी यहाँ पर की फीचर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली पढ़ने वाले हैं। सो व्हाट आर द की फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ऑडिट। देखो पॉइंट वही है, बस थोड़ा सा वर्ड्स अलग कर दिए। ठीक है, आपको भी वर्ड्स अलग ही करने, आपको वही पॉइंट्स नहीं लिखने, आपको भी वर्ड्स अलग करने। ये समझ में नहीं आएगा कि क्यों किए हैं, वहाँ पर लिखा क्वालिटी ऑडिट, यहाँ लिखा इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट, बट आपको एग्जैक्टली यही वर्ड लिखने होंगे। ठीक है, आप चेंज करोगे अननेसेसरी मार्क्स कटने, क्या फ़ायदा। इसको आप ऐसे ही याद कर लो, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट। ठीक है, और अगर ऑडिट क्वालिटी भी लिख दोगे तो एज सच कोई अगर सेंसिबल इंसान चेक कर रहा होगा आपकी कॉपी तो मार्क्स नहीं काटना चाहिए। ठीक है, बट एटलीस्ट क्वालिटी से रिलेवेंट आपका पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। देन डिक्रीजिंग ह्यूमन डिपेंडेंसी, डिक्रीजिंग ह्यूमन डिपेंडेंसी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी इन आवर ऑडिट। डिक्रीजिंग ह्यूमन डिपेंडेंसी मतलब हमारे जो कॉस्ट, हमारे खुद की जो एफर्ट्स होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे, हम ज़्यादातर ऑटोमेटेड प्रोसेस पर रिलाई करने लग जाएंगे। देन ऑटोमेशन एंड ईज, सारा कुछ ऑटोमेट कर दिया तो हमारा काम बहुत ही आसानी से होने लग जाएगा। एंड ऑटोमेशन एंड ईज में आप इजीली अगर वहाँ पर कोई डेटा आता है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बनाकर लिख सकते हो, लाइक रिकॉर्डिंग वर्क इन रिपोजिटरी, एक्सचेंज डेटा एंड सैम्पलिंग। सैम्पलिंग भी ऑटोमेटेड हो जाएगा। सैम्पलिंग क्या सैम्पल साइज होना चाहिए, क्या एरर्स सैम्पलिंग है, ऑडिट रिस्क भी इससे काफ़ी हद तक मिटिगेट हो जाता है। सो ऑटोमेशन एंड ईज का ये सब बेनिफिट है। देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ऑब्वियसली इट विल हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। ऑलमोस्ट सारे सेम पॉइंट है, कुछ भी अलग पॉइंट नहीं है। बेटर रिस्क असेसमेंट, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 बेटर रिस्क असेसमेंट, इट हेल्प्स इन डूइंग बेटर रिस्क असेसमेंट। सो लेट्स लर्न ऑल दिस पॉइंट। यहाँ पर आप एक्रोनिम लिख लो, बेटा डिपेंडेंसी। देखो जब आप जा रहे थे एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली, जब आप ऑडिटिंग डिजिटली करने जा रहे थे तो आपके प्रिंसिपल ने आपको अपने पास बुलाया और बोला बेटा डिपेंडेंसी मत रखना, डिपेंडेंसी रिड्यूस करना एंड क्वालिटी इम्प्रूव करना। ठीक है, क्या बोला, डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना। आपके प्रिंसिपल ने क्या बोला, बेटा डिपेंडेंसी रिड्यूस करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना। ओके, तो बेटा बी फॉर बेटर रिस्क असेसमेंट, ई फॉर इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, टी फॉर इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी, ए फॉर ऑटोमेशन एंड ईज। बेटा डिपेंडेंसी डिक्रीज करना, क्वालिटी इंक्रीज करना। ओके, क्या बोला था आपके प्रिंसिपल ने, बोला बेटा डिपेंडेंसी डिक्रीज करना, क्वालिटी इंक्रीज करना। ठीक है, सो इट बिकम्स योर एक्रोनिम फॉर की फीचर्स और एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। अगेन कम विथ मी, ऑडिटिंग डिजिटली, बेटा क्वालिटी डिपेंडेंसी डिक्रीज करना, क्वालिटी इंक्रीज करना। सो बी फॉर बेटर रिस्क असेसमेंट, BETA, B for better risk assessment, E for improved efficiency, E for improve efficiency, T for increase transparency, A for improve quality of audit, B for better risk assessment, E for improved efficiency, T for increased transparency, A for automation and ease. Yes, A for automation and ease. Then डिक्रीज करना ह्यूमन डिपेंडेंसी एंड इंक्रीज करना ऑडिट क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ ऑडिट। सो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। एक बार और मेरे साथ रिकॉल कर लो, बी फॉर बेटर रिस्क असेसमेंट, ई फॉर इम्प्रूव एफिशिएंसी, ई फॉर इम्प्रूव एफिशिएंसी, टी फॉर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ए फॉर ऑटोमेशन एंड ईज। देन ह्यूमन डिपेंडेंसी डिक्रीज करना, क्वालिटी इम्प्रूव करना। सो दिस इज द की फीचर और एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली।
नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली. व्हाट शुड वी कंसिडर व्हाइल डूइंग ऑडिटिंग डिजिटली. जब हम डिजिटल ऑडिट कर रहे थे उसमें हमने क्या कंसिडरेशंस कंसिडर किए थे, BPA. बट यहाँ पर हम क्या कंसिडरेशंस कंसिडर करने वाले हैं, यहाँ पर फ्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं दैट शुड बी आंसर्ड at all stages of tech journey. Like what problems are you trying to solve, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हो, which technology can help you, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है that can help you, how will you upskill your people to make best use of technology, how will you upskill your people to make best use of technology, range of automated solutions. What is the range of automated solution, you need to know this too. Then again ये कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन है. तो ये चारों क्वेश्चंस आप याद कर लो मेरे साथ, ठीक है. व्हाट आर द कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली. देखो ऑडिटिंग डिजिटली और डिजिटल ऑडिट में डिफरेंस रखना, ठीक है. इसको आपस में इंटरचेंज मत करना. सो व्हाट आर द कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली. व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व. What problem are you trying to solve. आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहते हो, किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से करना चाहते हो, कैसे आप अपने पीपल को आप स्किल करने वाले हो, एंड व्हाट विल बी द रेंज ऑफ योर ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस. ओके, फ्रॉम लो टू हाई सोफिस्टिकेशन विच हेल्प्स टू स्टैंडर्डाइज द रिपीटेड टास्क एंड optimize the effort resulting in doing better. Optimize the efforts resulting in doing better. So again come with me. What problem are you trying to solve, which technology can help you, how you upskill your employee, and the range of automated control. फिर किस एरिया में आपकी जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है वो कितने एरिया में आप स्प्रेड करने वाले हो, क्या क्या एरियाज आप कवर करोगे और क्या ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में कवर नहीं करोगे. ऑल दिस कवर ओवर हेयर. सो अगेन कम विथ मी. व्हाट प्रॉब्लम आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, किस टेक्नोलॉजी से सॉल्व करोगे, कैसे अपने बंदों को ट्रेन करने वाले हो टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, एंड द रेंज ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल. नेक्स्ट, मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट. अगेन मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट. देखो इस अभी में हमने आपको हमने 4-5 क्वेश्चन ऑलरेडी याद कर लिए हैं, एंड इस पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन मैं आपको याद करा रही हूँ वो सारे लड्डू हैं, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा. सो मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट, BPA, RPA, IPA. BPA बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, IPA इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन. Macros and script, rule based automation. These are the examples of automation. ठीक है, यहाँ पर लिख लो examples of automation. Macros and script, rule based automation within a specific application. Just like हम MS Access में जो स्क्रिप्ट पुट इन करते हैं ना, अकॉर्डिंगली मैक्रोज रन करते हैं, उससे सारा जो हमारा डेटा रिलेटेड वर्क होता है वो सारा ऑटोमेटेड हो जाता है. सो it is a rule based automation within a specific application. Macros and script, business process automation. Just like workflow डिज़ाइन कर लिया एंड हमने पूरा एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को चेंज कर दिया. रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, लेबर की जगह ले लिया रोबोट्स ने, और यहाँ पर आ गया है RPA रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, मतलब RPA और AI को मिलाकर बन गया है हमारा इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है. सारी इंटेलिजेंस आ गई, वो बिजनेस डिसीजन भी हमसे अच्छे ले सकता है कई बार. ओके, सो मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट मीन्स मोर प्रोफेशनल वे में वो बिजनेस डिसीजंस ले सकता है. मैक्रोज एंड स्क्रिप्ट, BPA, RPA, IPA. Macros and script, BPA, RPA, IPA. BPA business process automation, RPA robotic process automation, IPA intelligent process automation. So these are the 4 examples of business automation. ये आपके MCQ में आ सकता है. Okay, understand the IT environment. We need to understand the IT environment because we have to assess the risk of material misstatement in the IT environment. उसके लिए हमें लगेगा SA 315. क्या लगने वाला है, SA 305. टू अंडरस्टैंड बेटर वेयर रिस्क माइट अराइज फ्रॉम द एंटिटीज यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. देन हाउ एंटिटी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग कंट्रोल ओवर द एंटिटीज IT प्रोसेस
Accordingly, we need to understand, identify, understand the entity, identify the risk and assess the risk. Identify the risk and assess the risk. Okay, considering the complexity of the assessment. Then what is the auditor understanding of the, हमने ये क्या कहा है कि we need to understand the IT environment. ये तो हो गया हमारे सब बेसिक पॉइंट. जो मेन पॉइंट है वो ये है, द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. क्या इंक्लूड करना चाहिए? AIS IT. A मतलब application that are being used by the company. A for application that are being used by the company. I for IT infrastructure component for each of the application. S for organizational structure and control. Okay, AIS application जो कंपनी यूज़ कर रही है. I for IT infrastructure components for each of the application, उसकी डिटेल चाहिए हमें. देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस कैसा है, ये सब हम ये फैक्टर्स कब कंसिडर करने वाले हैं? जब हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की, तब हम ये सारे फैक्टर कंसिडर करेंगे. ए फॉर एप्लीकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी, किस एप्लीकेशन पर अब कंपनी अपना डेटा एंटर कर रही है. आई फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन. देन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस. देन आई फॉर इंटीग्रेशन, यूज ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड IT रिस्क एंड कंट्रोल. ठीक है, I for integration, use of service organization. I for IT integration, use of service organization. IT integration and use of service organization. I for IT integration and use for service organization. T for IT risk and control. I for IT integration, use of service organization. T for IT risk and control. T for IT risk and control. Then policy, procedure and process followed. Policy, procedures and process followed. Policy, procedures and process followed. Again come with me. A for application, AIS application that are being used by the company. I for detail of IT infrastructure component of each of the application. T for AIS. S for organizational structure and governance. Organizational structure and governance. Organizational structure and governance. Then IT. I for integration of IT integration, extent of IT integration, use of service organization. Extent of IT integration, use of service organization. Then T for IT risk and control. T for IT risk and control. Okay. Business process, procedure and process followed. The policy, procedure and process followed. Policy, procedures and process followed. तो यहाँ पर पूरा हमारे क्या बन गया? AIS IT PPP. Okay, it becomes our acronym. AIS application that are being used by the company. AIS the application being used by the company. I for IT infrastructure component for each of the application. Then the organizational structure and governance. Organizational structure and governance. IT मतलब extent of IT integration and use of service organization. Extent of IT integration and use of service organization. IT risk and controls. IT risk and control. P for policies, procedure and process followed. Policies, procedures and process followed. Policy, procedures and process followed. So this is the completion of the understanding वाला point. Then ये हमें इतना एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है. ठीक है. Then key areas for the auditor to understand IT environment. Again it's an important question. What are the key areas to understand IT environment? अब हमें अंडरस्टैंडिंग जब लेनी है IT environment की, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंडिंग किसकी लेनी थी? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की. ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग किसकी लेनी थी? ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट की. अब हमें अंडरस्टैंडिंग किसकी लेनी है? अब हमें लेनी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ IT environment. ओके, तो इसके लिए मैंने आपको कीवर्ड दिया है FIMTA. कीवर्ड इज FIMTA. So we need to understand the flow of transaction. अभी कीवर्ड से जो मैंने आपको एक्रोनिम दिया उससे मैं आपको अलाइन करा दूंगी, बट एटलीस्ट पहले एक बार समझने का ट्राई करते हैं. ओके, की एरियाज टू अंडरस्टैंड द IT इन्वायरमेंट. अंडरस्टैंड द फ्लो. किस ट्रांजेक्शन में फ्लो, हमें फ्लो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच वी वांट टू
टेक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IT इन्वायरमेंट। IT इन्वायरमेंट का फ्लो कैसा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल to understand the nature and number of the specific IT application and other aspects of the IT information। ठीक है, सपोज हमें एक ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी है, तो उस ऑडिट प्रोसीजर को लगाने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि इनका फ्लो क्या चल रहा है। पहले अगर ये सेल करते हैं तो ये सेल्स पहले किस सिस्टम में, किस लेजर में रिकॉर्ड होती है, उसके बाद ये जर्नल लेजर में जाती है, ऐसे करके मतलब एक फ़्लो होता है हर एक IT सिस्टम का, जो सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन देता है दैट फर्स्ट डेटा शुड बी स्टोर्ड हेयर एंड देन इट शुड बी स्टोर्ड इन दिस नोड एंड देन दिस नोड, ऐसे करके एक कनेक्शन बना होता है। तो ये कनेक्शन का फ्लो हमें पता होना चाहिए, ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट सिस्टम। सिग्निफिकेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे हम असर्शंस लेते हैं ACPD की, अकाउंट बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, ACPD प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की, तो वो हमारा हो गया सिग्निफिकेंट सिस्टम। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हम अपनी असर्शन को कैसे एड्रेस कर पाएंगे। टू एड्रेस, हाउ वी कैन एड्रेस आवर असम्पशन सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर दैट फ्लो इनटू थ्रू एंड आउट ऑफ द एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कैसे हमारे सिग्निफिकेंट सिस्टम वर्क कर रहा है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल। अगर स्टिल हमारे ऑटोमेटेड कंट्रोल में मैनुअल कंट्रोल्स हैं तो हमें उसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैनुअल कंट्रोल्स क्या कर सकते हैं, ये मैनुअल कंट्रोल हमें हमारा जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटेड एंड मैनुअल सिस्टम भी हमें चेक करके चलना है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़। क्या क्या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजीज़ हमें पता होनी चाहिए। सपोज वी आर यूजिंग रोबोटिक्स, AI, IoT, बायोमेट्रिक्स, ड्रोन, ब्लॉकचेन, ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें तो एटलीस्ट वी मस्ट नो ना कि हम किस टेक्नोलॉजी पे हमें अपनी ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करनी है। ये सारे प्रोसीजर्स मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, देन असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। कितना कॉम्प्लेक्स है एंटिटी का IT इन्वायरमेंट, ये समझे बिना हम अपने ऑडिट प्रोसीजर प्लान कर ही नहीं पाएंगे प्रॉपर्ली। तो एटलीस्ट वी मस्ट नो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द IT इन्वायरमेंट। तो पहले ये 5 ब्रॉड पॉइंट्स याद कर लो। FIMTA, 5 ब्रॉड पॉइंट्स आर FIMTA, FIMTA। F for flow of transaction, I for identification of significant system. F for flow of transaction, we need to understand the flow of transaction. I for identification of significant system. M for manual and automated control, M for manual and automated control. T for technology used, we need to identify the technology used and assess the complexity of the IT environment. We need to assess the complexity of the IT environment. FIMTA, flow of transaction, I for identification of significant system, M for manual and automated control, T for identification of the technology used, A for assessing the complexity of the audit environment, assessing the complexity of the IT environment in which we are going to conduct our audit. So FIMTA, F for flow of transaction, I for identification of the significant system, M for manual and automated control, T for technologies used, we need to identify the technologies used, and A for assessing the complexity of the IT environment, assessing the complexity of the IT environment. Okay, ये 5 broad points हो गए। ये 5 ब्रॉड पॉइंट्स कितने थे, की एरियाज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द IT। देखो क्वेश्चन समझना भी ज़रूरी है, वरना फिर आप क्या करोगे, आपको वो पूछेगा A फॉर, आप लिख कर आओगे बॉल। ठीक है, तो आपको A फॉर बॉल नहीं लिख कर आना, आपको A फॉर एप्पल ही लिखना है। इसके लिए आपको A को भी समझना पड़ेगा और बॉल को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, A मीन्स आपको क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा, उसका रिस्पेक्टिव आंसर क्या होगा ये भी समझना पड़ेगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप क्या गलती कर सकते हो, अंडरस्टैंड IT इन्वायरमेंट बोला, आपने जाकर यहाँ पर लिख दिया अंडरस्टैंड ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो IT इन्वायरमेंट है उसके ही पॉइंट लिखने वहाँ पर। इसके लिए आपको अप्रोप्रिएटली दिमाग में रखना होगा व्हाट इज़ द क्वेश्चन। यहाँ पर क्या था, AIS IT PPP। AIS मतलब एप्लीकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी। I for infrastructure component, S for organizational structure and governance, I for extent of IT integration, then IT risk and control, PPP people, process, policies, process and process, policy, procedure and process, policy, procedure and process, policy, process and procedures. Okay, then FIMTA हो गया हमारा। एंड यहाँ पर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं इसका एग्जाम्पल भी आपको सेपरेट आ सकता है। सो अगेन मार्क इट लड्डू।
व्हाट इज द इट मे हैपन कि आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया और उसमें लिखा जाए प्लीज इलेबरेट द एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजीज यूज्ड, तो हमें एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर, यहाँ पर आप पहले एक्रोनिम लिखो, उसके बाद हम याद करते हैं इसको। ब्लॉकचेन, 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 रैपिड बायोमेट्रिक्स, रैपिड बायोमेट्रिक्स, RAPID, रैपिड, एंड देन बायोमेट्रिक्स। ओके, दिस इज द एक्रोनिम फॉर emerging technologies. Example of emerging technologies, rapid biometrics. Example of emerging technologies, rapid biometrics. R for robotics, A for artificial intelligence, P for crypto, P for crypto, ठीक है, ब्लॉकचेन इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी बिजनेस, P फॉर क्रिप्टो, I फॉर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है अभी इस चैप्टर में हम आगे समझेंगे, D फॉर ड्रोन, रैपिड, R फॉर रोबोटिक्स, A फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, P फॉर क्रिप्टो करेंसी, P फॉर क्रिप्टो करेंसी, I फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, D फॉर ड्रोन, D फॉर ड्रोन। बायोमेट्रिक्स हो गया हमारे ये बायोमेट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स क्या हुए, अगेन रैपिड, रैपिड बायोमेट्रिक्स, रैपिडली बोलो, रैपिड बायोमेट्रिक्स। R फॉर रोबोटिक्स, A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, P फॉर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी बिजनेस, and I for IoT, Internet of Things, D for drone and then biometrics. Okay, D for drone and then biometrics. तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल भी खत्म हो गए। देन हाउ टू आइडेंटिफाई द IT रिस्क, हम IT रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करें, यहाँ पर जनरली पॉइंट्स दिए हुए हैं, इफ़ यू वांट यू मे रीड इट ऑन योर ओन, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट है। जैसे यहाँ पर आप एक चीज़ मार्क कर लो, इट इज़ मोर लाइकली दैट देयर विल बी मोर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ IT व्हेन द वॉल्यूम और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल इज हायर एंड मैनेजमेंट इज प्लेसिंग रिलायंस ऑन दोज इफेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन और द इफेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ द अंडरलाइंग इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि हमें IT से मोर रिस्क मिल जाए, क्योंकि जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स हैं उस पर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा रिलाई करता है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, उसकी वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, मैनेजमेंट उस पर रिलाई करता है, एंड अकॉर्डिंगली इट मे हैपन कि हमें वहाँ पर ज़्यादा रिस्क मिल जाए, क्योंकि जब मैनेजमेंट रिलाई करता है तो ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट वहाँ पर कम मॉनिटरिंग करता हो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी और द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन इनहेरेंट इन दोज IT इन्वायरमेंट। तो आपको क्या करना होगा, यू नीड टू apply more audit procedure. Then risk arising from the use of IT, again a direct question, a लड्डू क्वेश्चन अगेन, ठीक है, सारे ही लड्डू क्वेश्चन है इसमें। तो हमने क्या किया, हमने अभी पढ़ा है ऑडिटिंग डिजिटली में, हमने आकर क्या क्या पढ़ा है, हमने आकर यहाँ पर पढ़ा है पहले तो यस हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा की फीचर्स क्या होंगे ऑडिटिंग डिजिटली के। तो यहाँ पर हमने बोला बेटा क्वालिटी ह्यूमन डिपेंडेंसी डिक्रीज करो, क्वालिटी इंक्रीज करो। देन हमने पढ़ा कंसिडरेशंस इन ऑडिटिंग डिजिटली, और उसमें हमने देखा व्हाट प्रॉब्लम्स वी आर ट्राइंग टू सॉल्व, टेक्नोलॉजी कैसे बचा सकती है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे अप स्किल करना है, रेंज क्या होनी चाहिए ऑटोमेटेड कंट्रोल की। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, मैक्रोज, स्क्रिप्ट, BPA, RPA, IPA। देन अंडरस्टैंड द IT इन्वायरमेंट में हमने यहाँ पर पॉइंट्स देखे कि हम ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो AIS, IT, PPP। AIS मतलब एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड, I फॉर IT इंफ्रास्ट्रक्चर, S फॉर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देन IT मतलब इंटीग्रेशन ऑफ IT इंटीग्रेशन, यूज ऑफ सर्विसेज, एक्सटेंट ऑफ IT इंटीग्रेशन, यूज ऑफ सर्विसेज। देन IT रिस्क एंड कंट्रोल, PPP पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोसेस, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड प्रोसेस फॉलोड। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे की एरियाज में हमने देखा FIMTA, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम, M फॉर मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल, T फॉर टेक्नोलॉजीज यूज, A फॉर असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द IT इन्वायरमेंट। एंड उसके बाद हमने देखा था एग्जाम्पल्स ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर बोला था रैपिडली बोलो, रैपिडली हमें बायोमेट्रिक्स देखना है, सो रैपिडली। R फॉर रोबोटिक्स, P फॉर क्रिप्टो, R फॉर रोबोटिक्स, A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, P फॉर क्रिप्टो, ब्लॉकचेन इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी बिजनेस।
RAPI, I फॉर IoT, D फॉर ड्रोन एंड बायोमेट्रिक्स की बात की थी। उसके बाद में हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क, ठीक है। तो रिस्क दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिस्क दैट आर अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उफ, अब हमें फिर से एक रिस्क याद करना है, ठीक है। उफ, वी हैव टू assess a risk again. If we have to assess this risk, तो ये रिस्क कौन सा है? ये हम तो सिर्फ UPI यूज़ करते हैं क्योंकि we are not the big businesses, हम तो सिर्फ अपने मोबाइल में Paytm वगैरह यूज़ करते हैं। सो इट इज़ हमें फिर से एक रिस्क असेस करना है। वो कौन सा रिस्क है? UPI का। UPI ID कोई भी हैक कर सकता है, तो UPI ID का रिस्क है, ठीक है। वी हैव टू अगेन check another risk. We have to learn another risk that is of our UPI ID risk. जो हमारे ऊपर रिस्क आता है, हम छोटे मोटे लोग हैं तो हम छोटे मोटे लोग पर क्या आता है? UPI ID कहीं हैक ना हो जाए, कोई इससे पैसा ना निकाल ले, इसके लिए आता है UPI ID रिस्क, ठीक है। वैसे भी पैसा कौन निकाल सकता है? UPI ही नहीं है, ओके। सो रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ IT. We have to identify the UPI ID risk. We have to identify the UPI ID risk. UPI ID risk. So, U for unauthorized access, unauthorized changes to IT application. F for failure to make necessary update. क्या रिस्क आ सकता है? अनऑथराइज चेंजेस आ सकते हैं IT एप्लीकेशन में, जो कि हमारे मैनुअल कंट्रोल देने की वजह से नॉर्मली अकर होते हैं। देन फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट, अगर हम वी आर फेल टू मेक नेसेसरी अपडेट इन द IT एप्लीकेशन और अदर एस्पेक्ट ऑफ द IT एनवायरनमेंट, दैट इट माइट हैपन कि हमें यहाँ से एक रिस्क राइज हो पाए। तो हो गया। अब UPI ID रिस्क। U फॉर अनऑथराइज एक्सेस दे दिया, तो उससे क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा हो सकता है, इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा हो सकता है, रिकॉर्डिंग ऑफ अनऑथराइज नॉन एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन, या फिर इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या क्या हो सकता है? 5 चीज़ें हो सकती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, क्या हो सकता है? अनऑथराइज एक्सेस से डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ अनऑथराइज और नॉन एग्जिस्टेंट ट्रांजेक्शन, इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। ओके, अगेन कम विथ मी। डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा, इंक्लूडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ अनऑथराइज नॉन एग्जिस्टेंट ट्रांजेक्शन, inaccurate recording of transactions. Okay, inaccurate recording of transaction. Again come with me. Destruction of data, improper changes to data, including the recording of unauthorized non-existent transactions, inaccurate recording of transaction. Again come with me. Destruction of data, improper changes to data, including the recording of unauthorized non-existent data or unaccurate recording of transaction. मेरे साथ याद कर लिया करो, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। Okay, so UPI, U for unauthorized access to data, P for personal gaining access privilege, beyond those are necessary to perform their assigned duties. उससे ज़्यादा उनको अगर मिला है privilege to gain access over the control over the IT environment, तो it may increase our risk, ठीक है। So UPI, I for inappropriate manual intervention, जब मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा तो हमारे सारे रिस्क ऑब्वियसली मिटिगेट हो जाएंगे, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस से भी इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन से आ रहा है, पर्सनल गेनिंग एक्सेस भी, अनऑथराइज चेंजेस भी, एंड फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट भी। ये तो एक एटीट्यूड का अपडेट है कि जब आप प्रॉपर अपडेट नहीं कर पाए अपने सिस्टम के अंदर, उसका रिस्क आ रहा है। बट ऊपर के 3 पॉइंट मिटिगेट हो जाएंगे अगर आपने इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन को मिटिगेट कर लिया। देन डेटा लॉस और करप्शन इज अ मेजर रिस्क। एंड द रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम। मैंने बोला था UPI ID रिस्क आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। UPI ID रिस्क आपको देखना पड़ेगा। U फॉर अनऑथराइज चेंजेस, F फॉर फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट। UPI
UPI, unauthorized access to data that may result in destruction of data, improper changes to data, including the unauthorized, non-existing transactions, और फिफ्थ पॉइंट क्या था, inaccurate recording of transaction. ओके. UP, possibility of IT personnel gaining access privilege beyond their authority. Okay, beyond their authority, the possibility of IT personnel gaining access. The possibility, P for possibility of gaining access privilege beyond those necessary to perform their असाइन ड्यूटीज, मतलब मोर देन अथॉरिटी आपको प्रिविलेज मिल जा रहे हैं गेनिंग एक्सेस के. पॉसिबिलिटी ऑफ IT पर्सनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेज फ्रॉम beyond their authority, gaining access privilege beyond their authority, the possibility of IT personnel gaining access privilege beyond their authority. Improper manual intervention, UPI, improper manual intervention. Then corruption risk, ठीक है. UPI, of UPI corruption risk, of UPI ID corruption risk, ठीक है. UPI ID करप्शन रिस्क. करप्शन का मतलब है डेटा लॉस और डेटा करप्शन, डेटा लॉस और डेटा करप्शन, डेटा लॉस और डेटा करप्शन. रिस्क मतलब रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम, रिस्क और सिस्टम डाउन टाइम. बस इतने पॉइंट्स बहुत हैं, ठीक है. दीज पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट. अगेन रिकॉल विथ मी. UF मतलब अनऑथराइज चेंजेस टू IT एप्लीकेशन और अदर अनऑथराइज चेंजेस, फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट इन द IT एप्लीकेशन और अदर एस्पेक्ट ऑफ UPI. U फॉर अनऑथराइज एक्सेस. 5 पॉइंट्स हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, इम्प्रॉपर चेंजेस टू डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ अनऑथराइज नॉन एग्जिस्टेंट ट्रांजेक्शंस एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ इनएक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है. अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा. देन पॉसिबिलिटी ऑफ IT पर्सन गेनिंग एक्सेस कंट्रोल, पॉसिबिलिटी ऑफ IT पर्सनल गेनिंग एक्सेस कंट्रोल. I फॉर अनऑथराइज एक्सेस टू IT एप्लीकेशन और अदर एस्पेक्ट ऑफ IT इन्वायरमेंट. unauthorized changes to IT application or other aspects of the IT environment. Unauthorized changes to IT applications or other aspects of the IT environment. UPI ID मतलब with UPI, I for inappropriate manual ID for inappropriate manual intervention, data loss or data corruption. And then wait, ID क्या हुआ था हमारा? Yes, UPI, unauthorized access to data, possibility of IT personnel gaining access beyond their authority. I for inappropriate manual intervention. Okay, then UPI risk of corruption. Okay, risk क्या है? Risk of system downtime and corruption, data loss और corruption. Okay, इसको कर लो ऐसे. ID फिर आपको बार बार डिस्टर्ब करेगा. आप ऐसे लिख लो इसको. UF हमको फिर से अब इतना सारा कुछ याद कर चुके हैं, अभी और भी याद करना है. UPI करप्शन रिस्क. UPI करप्शन रिस्क. अभी ये रिस्क भी अवेलेबल है, UPI करप्शन रिस्क. ओके. UPI करप्शन रिस्क. U फॉर अनऑथराइज्ड चेंजेस, F for failure to make necessary update. UPI, U for unauthorized access. Unauthorized access में 5 point, destruction of data, improper changes to data, recording of unauthorized non-existent transaction, inaccurate recording of transaction. P for personal of IT, possibility of IT personnel gaining access privilege over beyond their authority. I for inappropriate manual intervention. Corruption risk. Corruption, data loss or data corruption is a major risk. And the risk मतलब risk of system downtime. Risk of system downtime, ठीक है. corruption risk, corruption means data loss और data risk. risk मतलब risk of system downtime, ठीक है. risk and everywhere risk. चलो हमने ये पॉइंट भी ख़त्म कर लिया. लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट. यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, इसको अगर इफ़ यू वांट यू मे लीव इट. ओके, कोई इतना रेलिवेंट नहीं है, बहुत ठीक ठाक हमने पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए. एंड उसके लिए मैंने आपको एक्रोनिम भी दे दिया. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई IT डिपेंडेंसी. IT डिपेंडेंसी क्यों ज़रूरी है? IT डिपेंडेंसी पे हमें क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए? IT डिपेंडेंसी का आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन अ कंसिस्टेंट एंड क्लियर मैनर हेल्प्स टू आइडेंटिफाई
द एंटिटीज रिलायंस ऑन IT, अंडरस्टैंड हाउ IT इज इंटीग्रेटेड इनटू द एंटिटीज बिजनेस मॉडल, उसके पोटेंशियल रिस्क क्या क्या है, JITC क्या है, जर्नल IT कंट्रोल्स क्या है, डेवलपमेंट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट अप्रोच। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको यहाँ पर हाईलाइट करने। किस लिए हम IT डिपेंडेंसी चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द रिलायंस अपॉन IT, हम कैसे IT के ऊपर अपना रिलायंस प्लेस कर सकते हैं। देन हाउ IT इज इंटीग्रेटेड इनटू द एंटिटीज बिजनेस मॉडल, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ IT, आइडेंटिफाई JITC एंड एनेबल टू डेवलप एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट अप्रोच। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट अप्रोच हमको डेवलप करनी है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच हमको डेवलप करनी है। हाउ IT डिपेंडेंसी अराइजेज, IT डिपेंडेंसी कैसे अराइज होती हैं, वी नीड टू नो ना कि हमें IT डिपेंडेंसी कैसे अराइज होती हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ IT डिपेंडेंसी अराइज होती हैं। टू इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस और रिपोर्ट ट्रांजेक्शन। इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। फिर से बोलो, इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। अगेन इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। अगर ये क्वेश्चन आया तो MCQ में बनेगा और इसमें फ्लो पूछ लेगा, जैसे पहले इनिशिएट ऐसे करके दे देगा, फिर प्रोसेस, फिर रिपोर्ट, फिर ऑथराइज, ऐसे करके आपको, देन रिकॉर्ड, ऐसे करके आपको 5 ट्रांजेक्शन देगा और बोलेगा 4 ऑप्शन बना देगा, बोलेगा विच इज़ द करेक्ट फ्लो। तो आपको याद होना चाहिए, इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। इनिशिएट, ऑथराइज, रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्ट। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंसी, IT डिपेंडेंसी। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ IT डिपेंडेंसी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ IT डिपेंडेंसी। तो जब हम किसी पर डिपेंड होते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंड हम किस पर हैं, हम इस टाइम सबसे ज़्यादा डिपेंड है AC के ऊपर। तो हमसे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ IT डिपेंडेंसी, हम बोलेंगे सर हम तो डिपेंड हैं AC के ऊपर, क्योंकि इस टाइम पर गर्मी बहुत है। ठीक है, तो हम डिपेंड है किस पर, AC पर। सर हम डिपेंड हैं AC पर। ओके, तो सर का मतलब क्या हुआ, सर का मीनिंग है सिक्योरिटी, I फॉर इंटरफेस, R फॉर रिपोर्ट। हो गया यहाँ पर अपना सर पूरा। ठीक है, सर वी आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, वी आर डिपेंड ऑन AC, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो हमारी IT डिपेंडेंसी क्या हुआ, सर AC। S फॉर सिक्योरिटी, I फॉर इंटरफेस एंड R फॉर रिपोर्ट्स, AC, A for automated control, C for calculations, A for automated control, AC for calculation. Again come with me, sir AC, हम AC पर डिपेंड हैं। ओके, S for security, I for interface, R for reports, S for security, I for interface, R for reports, S for security, I for interface, R for report, AC automated control, C for calculations, A for automated control, C for calculations, A for automated control, C for calculations. Sir, AC security, interface, report, automated controls and calculation, automated controls and calculations. अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क अराइजिंग फ्रॉम डिपेंडेंसी, हमको रिस्क असेस करना है एंड देन उसको रिस्पॉन्ड करना है। इम्प्लीमेंट IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जर्नल कंट्रोल, मैनेजमेंट में इम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड जर्नल कंट्रोल। यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं, 3 इलस्ट्रेशंस हैं। एक्सेस सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव, ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोल फॉर ईच एरिया ऑफ द IT एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज एंड डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस। ठीक है, एक्सेस सिक्योरिटी क्या होती है, to ensure that access to program and data is authenticate and authorized to meet financial reporting objective. This is access security objective. Program change objective, to ensure modified system continue to meet financial reporting objective. To ensure modified system continue to meet financial reporting objective. Then data center and network operation, to ensure productive system are appropriately backup to meet financial reporting objective. जहाँ पे आपको प्रोडक्टिव सिस्टम्स आर अप्रोप्रिएटली बैकअप किए गए हैं टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज द इलस्ट्रेशन गिवन ऑन ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। ठीक है,
तो यहाँ पर 5-5-6 पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेना। दीज आर वेरी इजी टू मैनेज। मैं आपको बल्कि मार्क ही करा देती हूँ, इनफैक्ट हम साथ में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, एक हेडेक ख़त्म करते हैं। एक्सेस सिक्योरिटी, एक्सेस सिक्योरिटी में हमको एक्सेस के ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी सो दैट अनऑथराइज चेंजेस ना हो। उसके लिए हमें रिव्यू करना पड़ेगा एंड ऑथराइज करना पड़ेगा एक्सेस रिक्वेस्ट। एक्सेस रिक्वेस्ट टू द एप्लीकेशंस आर प्रॉपरली रिव्यूड एंड ऑथराइज। एक्सेस टू द टर्मिनल यूजर इज रिमूव्ड ऑन ए टाइमली बेसिस। टर्मिनेटेड यूजर, टर्मिनल नहीं टर्मिनेटेड, जो भी यूज़र हमने टर्मिनेट किया है, जो भी यूज़र हमारी एंटिटी से, जो भी स्टाफ हमारी एंटिटी से बाहर गया है, हम उसको एट द टाइम रिमूव कर दें सो दैट वो हमारे जो डेटा है उसके अंदर एक्सेस करके हमें हमारे डेटा को हैम्पर कर सकता है, चेंज कर सकता है। ट्रांजैक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेंसिटिव जेनरिक आईडीज़ आर मॉनिटर। सेंसिटिव एंड जेनरिक आईडीज़ आप मॉनिटर करते रहो, मतलब रेगुलर मॉनिटरिंग जब करते रहोगे तो इट माइट हैपन कि आपकी एक्सेस सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रहे। देन सिक्योरिटी पॉलिसीज आर प्रिक्योर्ड एंड मेंटेन। एक पॉलिसी बनाओ और इसको मेंटेन करो। एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस इज रिस्ट्रिक्टेड। एक्सेस टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। सो मैं बोल रही थी कि आप इसको हर चीज़ तो मगअप नहीं कर सकते, तो इसको समझ लो, ठीक है। दीज आर वेरी सिंपल पॉइंट्स। सबसे पहले क्या है, मॉनिटरिंग करो, टर्मिनेटेड यूज़र को रिमूव कर दो। देन हमें क्या करना था, हमने पीरियडिकली मॉनिटर करना है फॉर अप्रोप्रिएटनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेंसिटिव डेटा को मॉनिटर करना है। सेंसिटिव आईडीज़ को, जो हमें लगता है कि ये आईडीज़ प्रॉपर नहीं है, हमें वो मॉनिटर करनी। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को सिक्योर करो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस आर रिस्ट्रिक्टेड, ओके। लाइकवाइज प्रोग्राम चेंज ऑब्जेक्टिव, चेंज मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर मेंटेन, ठीक है। डेवलप टेस्टिंग एंड production environment are segregated, then adequately backed up and recorded। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में एक्रोनिम बना दूंगी so that it becomes easy for you to grab up, क्योंकि मैंने इसका अभी कोई एक्रोनिम बनाया नहीं है, मैं आपके इसके बाद में एक्रोनिम बनाकर दे दूंगी। It becomes easy for you to manage। Emergency changes are approved and the duties is maintained between developer and implementer। Policies and procedure for data back recovery is maintained, appropriately backed up, and the restoration testing is performed। Monitor and compliances of service level agreement, job pay schedule are monitored for failure and access is denied, restricted, okay। So let's move forward।